कोई आइडिया या कोई ज़रूरत? आखिर कानून कैसे बन जाती है, मतलब भारत की संसद में ये सफ़र कैसे तय होता है? आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं और इसके लिए हम अनुच्छेद 107 यानी आर्टिकल 107 से जुड़े कुछ नोट्स और लेख देख रहे हैं। यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि कोई बिल, मतलब विधेयक, कानून कैसे बनता है। तो चलिए इन स्रोतों के हिसाब से देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे चलती है। बिल्कुल। और ये स्रोत साफ बताते हैं कि अनुच्छेद 107 जो है वो भारत के बाईकैमरल सिस्टम, मतलब जो दो सदन वाली विधायी प्रणाली है, उसकी एक तरह से बुनियाद है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी बिल को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना पड़ता है और फिर आखिर में राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। अच्छा, तो ये 3 मेन स्टेप्स हो गए। लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। हाँ, मोटे तौर पर यही है। लेकिन ये तो ठीक है, पर किसी एक सदन के अंदर क्या होता है? जैसे लोकसभा में बिल आया तो क्या बस वोटिंग हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर सदन के अंदर भी ना एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। जो हमारे पास सामग्री है उसके हिसाब से इसमें मुख्य तौर पर 3 रीडिंग्स होती हैं, मतलब 3 पाठन। पहला पाठन या फर्स्ट रीडिंग वो तो बस एक तरह की फॉर्मेलिटी है। जो भी मंत्री या सदस्य बिल ला रहे हैं वो सदन से अनुमति लेकर बिल का टाइटल पढ़ते हैं और उसे पेश करते हैं। अच्छा, सिर्फ इंट्रोडक्शन मतलब? हाँ, बस परिचय। इस स्टेज पर कोई खास बहस नहीं होती। तो फिर असली काम, मतलब बहस वगैरह कब होती है? वो होती है दूसरे पाठन में, सेकंड रीडिंग में। और ये सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। अक्सर सबसे लंबा भी यही होता है। यहीं पर बिल के जो सिद्धांत हैं, उसके जो अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें क्लॉज कहते हैं, उन पर खुलकर विस्तार से बहस होती है। सदस्य अपनी बात रखते हैं, सवाल पूछते हैं और इसी स्टेज पर बिल में बदलाव के लिए संशोधन, मतलब अमेंडमेंट्स भी पेश किए जाते हैं। अच्छा, यहीं पर अमेंडमेंट्स आते हैं? हाँ, और उन संशोधनों पर वोटिंग भी होती है। और अगर जरूरत महसूस हो तो बिल को और जांच पड़ताल के लिए किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। तो ये क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, संशोधन, बहस, ये सब सेकंड रीडिंग में होता है। हाँ, ये तो सच में काफी गहराई से होता होगा इसके बाद। हाँ, काफी विस्तार से होता है। जब ये सेकंड रीडिंग पूरी हो जाती है तब आता है तीसरा पाठन, यानी थर्ड रीडिंग। इस स्टेज तक बिल का रूप लगभग तय हो चुका होता है, संशोधनों के साथ या उनके बिना। अब बहस जो है वो मुख्यतः इस बात पर होती है कि बिल को इसी रूप में पास किया जाए या नहीं। अब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो बारा नहीं होती, बस फाइनल वोटिंग होती है कि सदन बिल को पास कर रहा है या नहीं। और अगर एक सदन से पास हो गया, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, तो फिर क्या होता है? तो फिर यही पूरी प्रक्रिया, पहली, दूसरी, तीसरी रीडिंग, वो दूसरे सदन यानी राज्यसभा में दोहराई जाती है। अच्छा, पूरा प्रोसेस फिर से? हाँ, उन्हें भी बिल पर उसी तरह विचार करना होता है, बहस करनी होती है, वोट करना होता है। ये तो वाकई मतलब काफी डिटेल्ड और सोचा समझा तरीका है। ऐसा नहीं कि बस हाथ उठाया और पास हो गया। कई लेवल पर चेकिंग और डिस्कशन है इसमें। अच्छा, ये जो स्रोत हमारे पास हैं, इनमें इसके पीछे का कोई कारण या इतिहास बताया गया है? मतलब ये 2 सदन वाला सिस्टम क्यों चुना गया? हाँ, बिल्कुल। सामग्री बताती है कि जब संविधान बन रहा था तो इस पर काफी बहस हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो इस 2 सदनीय व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका तर्क था, जैसा इन नोट्स में भी लिखा है, कि 2 सदन होने से ये पक्का हो जाता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में ना बने या सिर्फ भावनाओं के आधार पर ना बन जाए। एक सदन, लोकसभा, जो सीधे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो जनता की इच्छाओं को दिखा सकता है। पर दूसरा सदन, राज्यसभा, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि और अनुभवी लोग होते हैं, वो उस पर और ठंडे दिमाग से गहराई से सोच विचार कर सकता है। इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल समझा गया। मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच, ताकि सोच समझकर ही कानून बने। बिल्कुल। जो सेकेंड रीडिंग की हम बात कर रहे थे ना, जहां इतनी डिटेल में चर्चा होती है, वो इसी सोच को दिखाता है कि कानून पूरी तरह से जांच परख कर ही बनना चाहिए। ये जल्दबाजी रोकने और डिस्कशन को बढ़ावा देने का एक इंस्टीट्यूशनल तरीका है। सही कहा। और जहां तक प्रेरणा की बात है, तो लेखों में ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिक्र तो है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, लेकिन ये भी साफ है कि भारत ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपनाया है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात और इसके पीछे की सोच। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने सालों बाद आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में क्या ये प्रक्रिया सिर्फ थ्योरी में है या असल में काम करती है? आज इसकी क्या रेलेवेंस है? नहीं नहीं, इसकी रेलेवेंस तो आज भी उतनी ही है, बल्कि शायद कुछ मामलों में बढ़ भी गई है।
ये सिर्फ किताबी बात बिल्कुल नहीं है। जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो साफ दिखाते हैं कि भारत के कई बहुत महत्वपूर्ण कानून, जिन पर अक्सर खूब पब्लिक डिबेट भी होती है, वो इसी आर्टिकल 107 की प्रक्रिया से गुजर कर ही बने हैं। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण हैं इन स्रोतों में? हाँ बिल्कुल, कुछ हाल के और बड़े उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जीएसटी बिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला, जो 2017 में आया था। इसने पूरे देश का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बदल दिया। ये इसी प्रक्रिया से पास हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा में राज्यों से जुड़े कुछ मुद्दों पर बहस के बाद इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे। हाँ, ये दिखाता है कि दूसरा सदन कैसे राज्यों की बात रख सकता है। बिल्कुल। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का, इस पर तो बहुत बहस हुई, प्रदर्शन हुए, लेकिन ये भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके कानून बना। हाँ, याद है। और किसान बिल जो 2020 में आए थे, वो भी इसी प्रक्रिया से पास हुए थे। हालांकि बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा, वो अलग बात है, पर उनके बनने की प्रक्रिया यही थी। और सबसे हाल का एक बड़ा उदाहरण है 2023 का महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। ये भी पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना। ये उदाहरण तो बिल्कुल साफ करते हैं कि ये प्रक्रिया आज भी पूरी तरह से चालू है और देश पर असर डालने वाले बड़े कानून इसी रास्ते से गुजरते हैं। और वो जीएसटी वाला उदाहरण ये भी बताता है कि राज्यसभा सिर्फ रबड़ स्टैंप नहीं है, वो सच में बहस को दिशा दे सकती है, बदलाव ला सकती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को और साफ समझने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं जो शायद स्रोत में भी सुझाया गया है। मान लीजिए सरकार सोचती है कि देश में शिक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाए और वो एक मुफ्त और अनिवार्य उच्च शिक्षा बिल लाना चाहती है। तो इस प्रक्रिया के हिसाब से इसका सफर कैसा होगा? ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है। मान लेते हैं ये मुफ्त शिक्षा बिल है, तो प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखेगी। पहले तो सरकार बिल का ड्राफ्ट तैयार करेगी और मान लेते हैं इसे लोकसभा में पेश करती है। ये हो गया पहला पाठन, बस इंट्रोडक्शन। ठीक है। फिर लोकसभा में शुरू होगा दूसरा पाठन। अब यहाँ पर जबरदस्त बहस होगी। सांसद पूछेंगे कि मुफ्त शिक्षा कहाँ तक हो, किस लेवल तक, कौन से विषयों में, क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, इसका जो भारी खर्चा आएगा वो कहाँ से आएगा, राज्य सरकारें क्या करेंगी, वगैरह वगैरह। हो सकता है कोई सदस्य संशोधन लाएं कि उम्र सीमा बदली जाए या प्राइवेट कॉलेजों को शामिल करें या ना करें। इन सब पर वोटिंग होगी। काफी बहस होगी मतलब। हाँ, फिर पूरी बहस के बाद तीसरे पाठन में पूरे बिल पर वोटिंग होगी। मान लेते हैं लोकसभा ने इसे पास कर दिया। ठीक है, लोकसभा से पास। अब आगे? अब ये बिल जाएगा राज्यसभा। वहां फिर से वही कहानी, पहला, दूसरा, तीसरा पाठन। राज्यसभा के सदस्य शायद राज्यों पर जो वित्तीय बोझ पड़ेगा या जो प्रशासनिक असर होगा उस पर ज्यादा फोकस करें। हो सकता है वो कुछ अलग संशोधन सुझाएं, या ये भी हो सकता है कि वो बिल को बिना किसी बदलाव के पास कर दें। मान लेते हैं राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया, शायद कुछ संशोधनों के साथ जिन्हें लोकसभा ने भी मान लिया। अच्छा, दोनों जगह से पास हो गया। हाँ, जब दोनों सदनों से बिल पास हो गया तब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए, जिसे असेंट कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति जी इस पर साइन करेंगे, ये मुफ्त शिक्षा बिल कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच भी तो है, जैसा आपने पहले भी कहा था और इन नोट्स में भी जिक्र है। अगर मान लीजिए राज्यसभा इस बिल को मना कर दे या ऐसे बदलाव कर दें जो लोकसभा को मंजूरी ना हो, तब क्या होगा? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर दोनों सदनों में बिल को लेकर असहमति हो जाती है, मतलब डेडलॉक हो जाता है, जैसे एक ने पास किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, या संशोधनों पर बात नहीं बनी, तो सामान्य प्रक्रिया में वो बिल वहीं रुक जाता है, वो कानून नहीं बन पाता। अच्छा, मतलब बिल खत्म? आमतौर पर हाँ, कानून बनने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। हालांकि ऐसी डेडलॉक की स्थिति से निपटने के लिए संविधान में एक और रास्ता है, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग का, जहां दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर वोट करते हैं। लेकिन वो एक खास परिस्थिति में इस्तेमाल होता है। सामान्य नियम यही है, दोनों की सहमति चाहिए। समझ गया। तो ये पूरी चर्चा, ये प्रक्रिया के अलग अलग पड़ाव, ये उदाहरण, इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये जो कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 107 भारतीय विधायी प्रक्रिया का दिल है, इसका असली मतलब और महत्व क्या है?
देखिए, जैसा हमारे पास जो सामग्री है वो बार बार इसी बात पर जोर देती है कि अनुच्छेद 107 सच में विधायी प्रक्रिया का दिल है। इसका महत्व कई लेवल पर है। ये पक्का करता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया एक तो व्यवस्थित हो, सिस्टमैटिक हो, एक तय रास्ता है, उसी पर चलना है, इससे मनमानी नहीं हो सकती। दूसरी बात, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। सदन की कार्रवाई पब्लिक होती है, रिकॉर्ड होती है, बहस और वोटिंग खुले तौर पर होती है ज्यादातर मामलों में, तो जनता को पता रहता है कि उनके चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं। सही बात। और तीसरी, संतुलित हो, बैलेंस्ड हो। ये जो दो सदन हैं, ये कोशिश करते हैं कि किसी एक सदन की या एक ग्रुप की सोच हावी ना हो जाए। राज्यसभा राज्यों का नजरिया लाती है और अक्सर वहां ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं, तो उसका भी फायदा मिलता है। ये एक तरह से किसी भी फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देता है। तो ये एक तरह से मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में क्वालिटी कंट्रोल जैसा है, जो ये देखे कि बिल कई नजरों से परखा जाए, उस पर ठीक से विचार हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। संक्षेप में कहें तो ये आर्टिकल विधायी शक्ति पर चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। ये इस बात पर जोर देता है कि कानून सोच विचार, बहस और समीक्षा के बाद बने, न कि किसी दबाव में या जल्दबाजी में। ये एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी की निशानी है। ये विचार विमर्श वाली बात तो बहुत अहम है, लेकिन क्या इन स्रोतों में इस बात का भी कोई जिक्र है कि कभी-कभी ये जो लंबी प्रक्रिया है, ये जो इतना विचार विमर्श है, ये जरूरी समझे जाने वाले कानूनों में शायद देरी का कारण भी बन सकता है? मतलब स्पीड और क्वालिटी के बीच का बैलेंस। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और स्रोत सीधे सीधे न सही पर इशारों में इस टेंशन की बात करते हैं। देखिए, प्रक्रिया की ये जो गहराई है वो क्वालिटी और सबकी सहमति बनाने के लिए ज़रूरी मानी जाती है, पर यह भी सच है कि इसमें टाइम लगता है। कुछ स्थितियों में, खासकर जब लगता है कि तुरंत एक्शन चाहिए, तो यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है। हालांकि शायद संविधान बनाने वालों का इरादा यही था कि जो स्थायी महत्व के कानून बने, उनमें स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी सावधानी और सहमति हो। यह बैलेंस हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। तो आज हमने अनुच्छेद 107 के जरिए ये समझा कि कैसे एक आइडिया या ज़रूरत पहले बिल बनता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा की बहसों और वोटिंग से गुजरता है और आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी से देश का कानून बन जाता है। वाकई एक लंबी, कई पड़ावों वाली लेकिन अहम यात्रा है ये। और ये भी समझा कि ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि बेहतर कानून तभी बनते हैं जब उन पर अलग अलग नजरियों से काफी सोच विचार हो। हमारी बातचीत में और इन स्रोतों में भी अनुच्छेद 108 का जिक्र बार बार आया, जो संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग के बारे में है। वो रास्ता जो तब इस्तेमाल होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर सहमति नहीं बन पाती। ये अपने आप में एक अलग दिलचस्प विषय है कि उस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाता है। बिल्कुल, और यहीं पे वो बड़ा सवाल भी आता है जिसका इशारा इन दस्तावेजों के आखिर में है और जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, कि आज के दौर की ज़रूरतें, उसकी जटिलता और रफ्तार को देखते हुए क्या कानून बनाने के लिए ये 2 सदनों वाली प्रक्रिया अब भी सबसे अच्छा तरीका है, या एक सदन से भी काम ज़्यादा कुशलता से, मतलब एफिशिएंटली हो सकता है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हो सकते हैं। एक तरफ तो विचार विमर्श और संतुलन है, दूसरी तरफ तेजी और फैसले लेने की ज़रूरत। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे लगातार सोचने और बहस करने की ज़रूरत है।